So very good afternoon, a very good afternoon, and a very good afternoon to you all. So we are thankful for your given time, and you definitely get valuable So very good afternoon, a very good afternoon to you all, to all the viewers and my respectable professors, honorable teachers, my students, and my friends. Well, that's a really a great day because आज इस platform के through हमें interact होने का मौका मिल रहा है. And I'm really thankful to the RV Jewels who has sponsored this webinar. And आज का occasion क्या है? आज के webinar का occasion ये क्या है ना? तो आपके लव एंड सपोर्ट से प्रोफेसर ऑनरेबल टीचर्स माय स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स एक्चुअली थोड़ा सा टेक्निकल इशू के चक्कर में थोड़ा सा लाइक कनेक्शन प्रॉब्लम हो रही है. चलो इट्स ओके, इट्स इग्नोरेबल. यस यस यस, हाय, वॉइस क्लियर है. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस. वॉइस इज नॉट क्लियर, कांट लिसन, नो ऑडियो. अभी लाइक आई थिंक अभी ये चीज क्लियर होगी और आई थिंक अब आप इस चीज को क्लियरली सुन पाएंगे. ओके, जितना लेट्स स्टार्ट. आज का ओकेशन क्या है? आज के वेबिनार का ओकेशन क्या है? सो आपके लव और सपोर्ट से और स्कॉलर्स मंत्रा हैज क्रॉस्ड 1,000 subscribers and 4,000 hours within 3 months. And that's really great because एक बिगिनर के लिए ये चीज बहुत ज्यादा लाइक इम्पोर्टेंट है कि वो कोई चीज बिगिन करे और उसका इतनी जल्दी ये चीज क्लियर हो जाए. नाउ वेट, दैट्स रियली नाइस. On this lovely occasion, I have decided to interact with you live and to give you more knowledge, more ideas, and more entertainment. Now you are thinking कि ये टीचिंग और ये जो वेबिनार है ये इंटरेस्टिंग कैसे हो सकते हैं, बिकॉज यू मस्ट बी थिंकिंग कि जितने भी वेबिनार्स होते हैं वो मोस्टली थोड़े से स्टार्टिंग तो अच्छे होते हैं बट एंडिंग तक जाते जाते थोड़ा सा ना इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है. और एंटरटेनमेंट तो फिर छोड़ ही दो, वेबिनार में कहाँ एंटरटेनमेंट वगैरह, बस नॉलेज नॉलेज नॉलेज. यार जब तक नॉलेज में ना इंटरेस्ट नहीं बनेगा, एक एंटरटेनमेंट नहीं बनेगा ना, तब तक मजा नहीं आता. तो इस वेबिनार का जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डबल वॉइस अभी भी आ रही है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए. डबल वॉइस अभी भी आ रही है क्या मेरी? आई थिंक अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग में इशू हुआ था अविनाश, बट आई थिंक अभी वो चीज क्लियर हो गई है. ओके राइट. ओके, थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा सा इशू होता है बट आई थिंक अभी ये चीज क्लियर है. ओके, सो द टाइटल एज यू कैन सी, वेरियस मिसकंसेप्शंस अबाउट यूजीसी नेट एंड वेरियस स्ट्रेटेजीज टू क्लियर नेट जेआरएफ. आज इसकी हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं. आज हम कोई भी पुरानी बात नहीं करेंगे, आज हम कोई भी ओल्ड फैशन बात नहीं करेंगे. ओके, आज जो भी हम लोग बात करेंगे वो है अपडेटेड नॉलेज के ऊपर, रियलिटी बेस्ड, कि जो आज की सिचुएशन, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है उसकी रियलिटी क्या है, रियल बेस्ड. यस, क्लियर. जो भी, यस, थैंक्स फॉर दिस मैसेजेस, क्योंकि आप ही के थ्रू मुझे समझ में आ रहा है कि अब ये चीज क्लियर है. राइट. ओके, नाउ दैट्स राइट, दैट्स राइट.
तो बहुत अपडेटेड नॉलेज आज हम लोग यहाँ पे लेंगे, क्योंकि जो कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी चीजें हो रही हैं, यस 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 ओके। तो होता क्या है कि मैं आपको बताती हूँ, जब भी कोई आपको बताता है कि ये वेबिनार है और आज हम आपको ये बताएंगे, तो वो पूरे पुरानी ओल्ड फैशन की बातें बताते हैं, ओके, जो कि बहुत ओल्ड हो चुकी है। आपको पता है कि अभी अभी हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन पैटर्न बदल चुका है। तो एजुकेशन पैटर्न बदल चुका है, दैट मीन्स वी हैव टू गेट मोर अपडेटेड। हमें अपडेटेड होना पड़ेगा एवरी डे एवरी मिनट। सो आज का वेबिनार प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस्ड है। आज हम ये बात, आज की हमारी ये बात नहीं होगी कि कि मतलब ये एग्जाम क्या होता है, अबाउट दिस प्रिपरेशन। आज हम लोग ये बात नहीं करेंगे। आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या आपको नेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आर यू गेटिंग? आपको ये करना जरूरी भी है या नहीं। मतलब कि सपोज करिए भीड़, जो भीड़ है, भीड़ ने बोल दिया कि ठीक है, पूरी की पूरी भीड़ एक साथ एग्जाम के लिए ट्राई कर रही, तो आप भी उस भीड़ में आ गए एंड यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। सो इज इट इम्पोर्टेंट टू यू? क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है भी या नहीं? तो ये इसकी बात आज हम लोग करेंगे। एंड यस, दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट ऑल द प्रिपरेशन अबाउट द यूजीसी नेट, और ये सारी सभी स्ट्रीम्स के बारे में है। बट ये बात ठीक है, आई बिलोंग फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो फिजिकल एजुकेशन के ज्यादा और स्पोर्ट्स के काफी एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सो बट एक बात की गारंटी है और एक बात का बहुत आई वुड से कि आप लोग को आज बहुत मजा आने वाला है इस वेबिनार के थ्रू, और काफी कुछ आपको इंटरेस्टिंग जरूर यहाँ से आप लेकर जरूर जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। So our first topic is various misconceptions about UGC नेट एग्जाम्स। लोगों के काफी सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ये एग्जाम है क्या, ये एग्जाम क्यों होता है, कैसे होता है। तो काफी वीडियोस के थ्रू और काफी लोगों के थ्रू आपको इतना तो क्लियर आ ही चुका है कि ये जो एग्जाम है, एग्जाम क्या होता है, कब होता है और क्यों होता है, ये तो आपको क्लियर हो ही गया है। ओके, आज हम लोग उसके थोड़े से आगे की बात करते हैं। आगे की बात इन द सेंस, नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, इट इज मैंडेटरी। ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है जो लोगों को लगता है कि ये बहुत जरूरी है, मतलब ये जरूरी ही जरूरी है। अगर आपने मास्टर्स, गलती से अगर आप मास्टर्स आपका हो गया अच्छे से, तो आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कि आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे कुछ है ही नहीं, फ्यूचर ही नहीं है। तो द आंसर इज नो, दैट्स अ बिग नो, कि दिस इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। ओके, ये सबके लिए जरूरी नहीं है, ये केवल उनके लिए ही जरूरी है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं ना। नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको लाइफ में बनना है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, तो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू क्लियर दिस एग्जाम। अदरवाइज देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि आप ये जो लाइक एग्जाम जो भी आप दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इट इज मैंडेटरी? नो, दिस इज नॉट एट ऑल मैंडेटरी। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है देन इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट लीव इट। ओके, इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? मिसकंसेप्शन नंबर टू, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं? आपको क्या लगता है? आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि ये बहुत जरूरी है। एक्चुअल में ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है, बट अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में, अगर आपको लगता है कि इट्स ओके जस्ट लीव इट, ज्यादा हम लोगों को पढ़ना नहीं है, तो क्यों हम लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, क्यों हम लोगों को इस एग्जाम की तरफ जाएं? अगर हमें लगता है कि इट्स ओके हायर एजुकेशन में नहीं जाना है, देन इट्स ओके, डोंट गो फॉर दिस नेट। ओके, यहाँ पर आपके लिए एक चीज आ जाती है, वो है प्रोफेशन। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मुझे एक टीचिंग प्रोफेशन में जाना है कि नहीं जाना है। और आपको एक चीज और यहाँ पे डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या आपको इस प्रोफेशन में हायर एजुकेशन की तरफ जाना है या नहीं जाना है। अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये एग्जाम आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप असिस्टेंट प्रोफेसर और आगे इन फ्यूचर एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर, फिर डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन आप नहीं बन पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ओनली दोज जिन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अदरवाइज अगर आपका एम असिस्टेंट प्रोफेसर बनना नहीं है, तो आप
इसके लिए मत जाइए, अपना टाइम बचाइए और कुछ ऐसा करिए जो सच में आपके लिए है। ओके, पॉइंट नंबर 3, देयर इज नो स्कोप। बहुत लोगों को लगता है कि स्कोप ही नहीं है। क्यों, मतलब क्यों लगना फालतू में एक लाइन में कि ठीक है लोग अगर कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आप लोगों के आगे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को मिलेंगे, बहुत सारे आप लोगों को एग्जांपल्स मिलेंगे कि आप लोग ये देखेंगे कि अगल बगल के टीचर्स भी कभी कभी ये बोल देते हैं, और अगल बगल के आपके फ्रेंड्स भी कभी कभी बोल देते हैं, अगर नेट एग्जाम हो भी गया तो तुम उखाड़ क्या लोगे, मतलब कर क्या लोगे। बहुत लोग हैं जो कि लेके घूम रहे, मतलब डिग्रीज वगैरह ले ली और बस लेके घूम रहे हैं, कोई कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं होने वाला आगे। बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा सुनने के लिए, बट रियलिटी में आपको बताती हूँ, ऑल आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, दिस इज द बिग रियलिटी। उनको अपना जो उनका जो स्कोप है ना, अच्छा स्कोप का मतलब क्या होता है आप बताइए, स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है पूरा पूरा आपका वाइड विजन, आर यू गेटिंग, कि आपका जो एक विजन है वो कितना वाइड है, कितनी दूर तक आप सोच सकते हैं और अपनी चीज को आप कितनी दूर तक लेके जा सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। हमारी जो एक मेंटेलिटी है वो एक बन चुकी है, वी वांट गवर्नमेंट जॉब, मतलब उसके अलावा और कुछ हम सोच ही नहीं पा रहे। और गवर्नमेंट जॉब भी हमें क्यों चाहिए, आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब भी हमें क्यों चाहिए, हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके, हमें हमारी जो जिंदगी, हमारी जो एक लाइफ है वो सिक्योर हो सके, इसलिए हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए। इसी के लिए हमें ये एग्जाम क्लियर करना है, ऐसा ही कुछ होता है। एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। इंडिया का एक डाटा है, एक स्टैटिस्टिक्स का एक डाटा है जो कि मैंने लिया है यूजीसी इंडिया से। ओके, यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्क्रीन पर 2008 से लेकर 2016 तक जो भी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर टोटल की बात करें, टोटल तो देखिए 2008 में 23,206 कॉलेजेस थे, एंड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मिलाकर इतने थे टोटल। एंड 2016 में इट इज लाइक डबल, इट इज जस्ट डबल, 41,435, इट इज जस्ट डबल। कैन यू इवन इमेजिन कि इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, इतने सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, तो स्कोप कहाँ कम है, कोई कम नहीं है स्कोप, स्कोप बहुत ज्यादा है और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। आपको पता है कमी कहाँ पर है, कमी हमारी मेंटेलिटी में है कि हमने अपना स्कोप को ना लिमिटेड करके रखा हुआ है। हमें लगता है कि बस केवल गवर्नमेंट जॉब ही हमारे लिए सब कुछ है, और अगर ये नहीं मिली तो कोई स्कोप ही नहीं है। देर आर मैनी प्राइवेट, गुड प्राइवेट सेक्टर्स। ओके, मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। ये जो एक टीचिंग है ना, टीचिंग इज नॉट अ सिंगल प्रोफेशन। ओके, एक टीचर जो होता है वो बहुत कुछ बन भी सकता है। एग्जाम्पल एक काउंसलर, ओके, ही और शी कैन बिकम अ काउंसलर, अ स्टैटिस्टिशियन। अगर आप हायर एजुकेशन में आते हैं तो आप स्टैटिस्टिशियन बन सकते हैं, रिसर्चर बन सकते हैं, दैट इज ऑल्सो लाइक अनदर स्कोप जो कि उसी के साथ रिलेटेड होता है हायर एजुकेशन में। आप गाइड बन सकते हैं, लाइक करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। ये अपने आप में एक आजकल बहुत प्रोफेशन बन चुका है और ये चीजें आपको पता है। बट हम ये नहीं सोचते, हम क्या सोचते हैं एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और हमारी लाइफ सिक्योर हो जाए और बस हम लाइफ में कुछ करना ही नहीं है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि एग्जाम्पल, और मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं कि टू इंक्रीज आर डिमांड, इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर्स। ओके, अगर आपको अपनी डिमांड बढ़ानी है, आपका प्रोफेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपनी और अगर आपको अपने प्रोफेशन की डिमांड बढ़ानी है तो इंक्रीज योर क्वालिटी। अगर आपको आपके अंदर क्वालिटी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाने की, तो देर इज वाइड स्कोप, बहुत ज्यादा स्कोप है। अदरवाइज फिर तो कोई स्कोप नहीं है अगर आपकी ये सोच नहीं है तो। ओके, नाउ एक और पॉइंट आता है कि इज दिस फॉर स्पोर्ट्स पर्सन और नॉट, क्या ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है या नहीं। ये तो बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि एक तरफ कोचिंग का प्रोफेशन है, आप में से काफी लोग होंगे जो कि फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग है, और आप में से काफी लोग होंगे जो कि फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये बस फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही एग्जाम्पल है।
और इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ, तो आपको ये पता है कि जितने भी लोग फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, उनको ये तो पता है कि जो हमारे फील्ड है उसका बेस स्पोर्ट्स है, बट हम स्टार्टिंग हमारी स्पोर्ट्स से होती है, बट आगे जाके प्रोफेसर्स लाइन और असिस्टेंट प्रोफेसर लाइन ये क्या हो जाता है, बहुत बुरी पूरी खिचड़ी पक जाती है, क्योंकि ये तरीका गलत है, हमारा हमारा आगे बढ़ने का तरीका गलत है। तरीका क्यों क्यों गलत है, वो इसलिए क्योंकि हम आते तो स्पोर्ट्स फील्ड से हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से आते आते हम बीपीई में आ जाते हैं, फिर बीपीएड में आ जाते हैं, फिर लोगों को देखकर आगे लगता है कि कुछ और है नहीं, तो एक काम करते हैं मास्टर्स ही कर लेते हैं, फिर मास्टर्स में आ जाते हैं, और मास्टर्स में आने के बाद फिर हमको लगता है कि एक काम करते हैं नेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं, तो एक काम करते हैं कर लेते हैं। उसके बाद वो भी हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, पीएचडी है, चलो एक काम करते हैं पीएचडी भी कर लेते हैं। तो मतलब कर लेते हैं, कुछ पता नहीं है कि करना क्या है आगे। तो ये जो एग्जाम है, नेट एग्जाम, इसको हम लोगों ने हम लोगों ने इसको क्या बना रखा है, एक ऐसा ऑप्शन बना रखा है जो कि ठीक है कर लेते हैं कर लेते हैं, ये करने वाला ऑप्शन नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है कि जो आपको एक डायरेक्टर बना रहा है, एक सोसाइटी का इंस्ट्रक्टर बना रहा है, लोगों का फ्यूचर आपके हाथ में है, और हम लोगों ने इसको यूं ही ले रखा है। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, देन गो फॉर स्पोर्ट्स कोचिंग, ओके। और अगर आप एक अच्छे एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं, देन ओनली गो फॉर दिस एग्जाम। अदरवाइज अपना मनी, अपना 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 इंटरेस्ट और अपना टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू डिसाइड कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, एक स्पोर्ट्स का फील्ड आपको लगता है कि ये मैं अच्छा यहाँ पे कर पाऊंगा, मेरी ट्रेनिंग अच्छी हो सकती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज के टाइम पे आपको पता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोफेशन आज के टाइम पे ग्रो हो रहा है, वो है फिजियोथेरेपी, है ना। आज के टाइम पे दिस प्रोफेशन इज ग्रोइंग टू मच। ये प्रोफेशन इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि आजकल ये अपने आप एक बहुत बड़ा प्रोफेशन बन चुका है, एंड दैट्स वेरी स्मार्ट वर्क भी वहां पे हो रहा है। स्पोर्ट्स ट्रेनर्स आप बन सकते हैं, स्पोर्ट्स कोच आप बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजर आप बन सकते हैं, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिस्ट, मतलब मेनी अदर ऑप्शंस आर देयर इन स्पोर्ट्स आल्सो। बट हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। हमें क्या पता है, एमपीएड में आ गए तो बस हमें एग्जाम क्लियर करना ही करना है, एग्जाम भी क्लियर हो गया, फिर नहीं पता हमें क्या करना है। So are you getting this? This is all misconceptions going on around our mind, around our society. So just stop this. ये हमें कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप एजुकेशनिस्ट बनना चाहते हैं तभी आप ये एग्जाम दीजिए, अदरवाइज बहुत अदर ऑप्शंस भी है, वहां पर भी आप अच्छे से जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। एंड एक और मिसकंसेप्शन है, एक और मिसकंसेप्शन लगता है लोगों को कि इसमें सैलरी बहुत कम है। मतलब ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद, जस्ट इमेजिन, इतनी मेहनत करने के बाद इतना सारा पढ़ लिया। बहुत लोगों को तो लगता है, अगर हमारे वेबिनार में अगर अदर प्रोफेशन के भी लोग हैं तो उनको लगता है कि ये जो प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के लोग पढ़ते भी हैं क्या, मतलब हम स्पोर्ट्स वाले फिजिकल वाले पढ़ते भी हैं क्या, लोगों को ये लगता है। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। और हम जैसों को क्या लगता है, जो हम इस प्रोफेशन में हैं, फिजिकल एजुकेशन प्रोफेशन में, हमें क्या लगता है कि इतना पढ़ने के बाद बीपीई किया, बैचलर्स किया, पोस्ट बैचलर्स किया, बीपीएड किया, उसके बाद एमपीएड किया, उसके बाद पीएचडी तक भी हो गई, फिर भी सैलरी नहीं बढ़ रही है। सैलरी इज वेरी लेस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, इज इट सो? एक सेकेंड, सैलरी हमारी नहीं बढ़ रही है ना। तो दिस इज व्हाट, ये क्या प्रॉब्लम हो रही है, सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि आप में क्या वो क्वालिटी है जो आपको एक हाई अमाउंट दे सके। अगर मैं आपको बताऊं, अकॉर्डिंग टू द यूजीसी स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पेमेंट है, मंथली पेमेंट, इट इज 57,000 इंडियन रुपीज, 57,000 अकॉर्डिंग टू एकेडमिक लेवल 10। और ये अपडेटेड हुआ है, न्यू अपडेटेड इनकम है सैलरी। अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर बन जाते हैं तो आपकी इनकम हो जाती है 1,31,400 रुपीज, ओके। और अगर आप प्रोफेसर बन जाते हैं प्रमोशन के बाद, तो आपका एकेडमिक लेवल बन जाता है 14 एंड
your income will be 1,44,200 rupees. Can you imagine this? मतलब this is more than enough. Like ये बहुत ज्यादा है. अगर हम लोग अच्छे से like इस स्ट्रीम में जाते हैं, एक प्रोफेशनल बन जाते हैं, तो ये आपके हिसाब से ये कोई कम है? This is not a very less amount. This is ये काफी अच्छा अमाउंट है इंडिया के हिसाब से. बट आपको एक चीज और भी पता होगी कि आजकल इतना अमाउंट मिलता ही नहीं है. पता है ना ये चीज आपको? आप में से काफी लोग होंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. मैं भी आपको बताती हूँ, मुझे भी इतना नहीं मिलता है. ओके, बट मेरी तो चलो अभी लाइक ओपनिंग है, मैंने अभी इसी ईयर से स्टार्ट किया है, तो मेरी तो चलो इतनी इनकम नहीं है. बट आप में से काफी लोग होंगे जिनकी इतनी इनकम है, और आप में से काफी लोग होंगे जिनकी इतनी इनकम नहीं है. तो हो क्या रहा है? हम में वो काबिलियत है. इनकम सोचने से पहले ना, पेमेंट सोचने से पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या मुझ में वो काबिलियत है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता हूँ या फिर बन सकती हूँ. आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए. उसके बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए. जो गवर्नमेंट मुझे दे रही है, क्या वो मेरे लिए काफी है कि नहीं. हम वो नहीं, हम क्या देखते हैं, अरे मेरा एग्जाम क्लियर मेरा हो गया, मेरी पीएचडी हो गई, तो मुझे इतनी इनकम मिलनी चाहिए. अरे इतनी इनकम मिलनी तो चाहिए, क्या आपके अंदर वो बात है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या आपके आपके पास वो बात है, तब जाके आप वो चीज ले पाएंगे. आर यू गेटिंग दिस? मैं आपके सामने एक ना काफी एग्जांपल्स बता सकती हूँ. इंटरनेशनल लेवल पे आपको कितने लोग, अच्छा आप मुझे, यस यस यस, आप मुझे ये बताइए कि इंडिया लाइक पूरे पूरे वर्ल्ड में सबसे हाई हाई पेड टीचर्स किस कंट्री में है? पूरे पूरे वर्ल्ड में हाई पेड टीचर्स किस किस कंट्री में है? आप मुझे बताइएगा. ओके, तो सबसे ज्यादा हाई पेड टीचर्स है लग्जमबर्ग में, नेक्स्ट इज स्विट्जरलैंड, एंड नेक्स्ट इज जर्मनी. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे हाई पेड टीचर्स हैं. इंडिया में, इंडिया का सिनेरियो आपको पता ही है. इंडिया के टीचर्स को कितनी पेमेंट मिलती है, कितनी उनकी सैलरी है. यू ऑल नो दिस वेरी वेल. बट आप मुझे ये बताइए कि आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या जितना मिलता है हमें उतना हमारे लिए काफी है या नहीं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप में वो बात है, मैं आपको सच में बता रही हूँ, अगर आप में वो बात है, तो बहुत इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे हैं, यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो ये पेमेंट दे रहे हैं. बट ये उन्हीं को दे रहे हैं जिनमें वो बात है, जो सच में एक रियल असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं और बनना चाहते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज वेरी इजी जॉब. लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है, मतलब सभी कर लेंगे. एनीवन कैन डू दिस एंड बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर. आर यू गेटिंग दिस? दिस इज लाइक ये बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है. और ये हमारे साथ तो बहुत ही होता है. एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट, हम स्पोर्ट्स के बैकग्राउंड से आते हैं, फिर बैचलर्स हो जाती है हमारी, मास्टर्स हो जाती है, फिर हमें लगता है कि चलो एक काम करते हैं, एग्जाम भी क्लियर कर लेते हैं, तो एग्जाम क्लियर करने में लग जाते हैं, फिर पीएचडी भी हमारी हो जाती है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन जाते हैं. और असिस्टेंट प्रोफेसर की इतनी हाई अमाउंट तो वहां पे स्टार्टिंग में तो होती नहीं है. मतलब उसके बाद क्या? आर यू गेटिंग? उसके बाद क्या? उसके बाद आपका फ्यूचर खत्म. उसके बाद आपका कोई फ्यूचर नहीं है. क्यों? क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड, जो आपका बेस है, जो चीजें असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वालिटीज और क्या बोल सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो होनी चाहिए, वो तो है ही नहीं. वो तो आपने जनरेट ही नहीं करी. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द टीचिंग स्किल्स ऑफ अ टीचर, डू यू नो दिस? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपको नहीं पता है तो आप टीचर बनने के बारे में सोच कैसे सकते हैं? देखो, मैं आज के वेबिनार में ना एक बहुत लाइक एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन इसीलिए होना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको आज की जो रियलिटी है, जो आज का जो एक सिनेरियो है, वो बताना चाहती हूँ कि हमारे माइंड में हो क्या रहा है और एक्चुअल में रियलिटी क्या है. असिस्टेंट प्रोफेसर इज नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद रियल प्रॉब्लम्स तो तब शुरू होती हैं. और वो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, मैं आपको बताती हूँ. ये जो प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में मैं इसी स्लाइड के अगले स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि गवर्नमेंट स्कूल जॉब्स आर फार बेटर देन असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब. ऐसा होता है क्या आपके साथ? ऐसा हुआ है कि आपको आपने क्या किया, आपने मास्टर्स किया, एग्जाम की, 2 साल कंटिन्यू प्रिपरेशन करी, 1 साल 2 साल कंटिन्यू प्रिपरेशन करी,
हो ही नहीं रहा क्लियर, बट फिर भी कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसके बाद पीएचडी में भी एडमिशन हो गया आपका, एमफिल पीएचडी में भी एडमिशन आपने ले लिया, फिर भी प्रिपरेशन चल रही है, और अचानक से क्या हुआ, एनबीएस एनबीएस और केवीएस की, DSSB की वैकेंसी आ गई, आपने भर दिया और आपका सिलेक्शन भी हो गया। उसके बाद आपने वो चीज में एक्सेप्ट भी हो गया, मतलब इंटरव्यू भी हो गया, आपका क्लियर भी हो गया, और आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत खुश हैं कि मेरा यार एनबीएस क्लियर हो गया, मेरा मेरा केवीएस क्लियर हो गया, मेरा DSSB क्लियर हो गया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपका इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम क्लियर हुआ। बट आप ये तो सोचो कि अगर जब आपको यही काम करना था तो आपने 2 साल 5 साल पीएचडी मास्टर्स क्यों किया? क्या जरूरत थी इतने साल वेस्ट करने की? कोई जरूरत नहीं थी। अगर आपको यही करना था तो आपने अपनी लाइफ के 4 साल बर्बाद कर दिए हैं, दैट्स इट। ये जो चीज है ये आपकी 4 साल पहले भी हो सकती थी, 4 साल के बाद आपने क्यों करी? बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम, नेट एग्जाम, बिकॉज ऑफ दिस असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेशन। सो दिस इज द बिग रियलिटी, दिस इज द बिग रियलिटी कि हमें इस चीज के बारे में हम लोग नहीं जान पाते कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। अगर हमें सच में एक हायर एजुकेशन में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तभी आप ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करिए। अदरवाइज बहुत अदर ऑप्शंस, जैसे मैंने आपको कहा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी बहुत अच्छी अमाउंट मिलता है, बहुत अच्छी इनकम होती है, वहां पे अगर आप जाना चाहते हैं तो देन इट्स ओके। कोई कोई नीड नहीं है कि मुझे ये एग्जाम करना ही करना है, इट इज नॉट मैंडेटरी। ओके, एक बहुत बड़ा एक मिसकंसेप्शन है कि हमें लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का और एक स्कूल टीचर का सेम ड्यूटी होता है, लाइक इट इज ऑल्सो टीचर एंड इट इज ऑल्सो टीचर। स्कूल टीचर और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों सेम है, ऐसा लगता है हमें। क्या लगता है आपको? आपको भी क्या लगता है? यही होता है कि सच बात है, हमारे दिमाग में ऐसा बन चुका है कि इट्स अ टीचिंग प्रोफेशन, इट इज ऑल्सो अ टीचिंग प्रोफेशन, बोथ प्रोफेशंस आर सेम, ऐसा हमें लगता है। बट एक्चुअल में रियलिटी क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर इज इक्वल टू रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप अगर आपको लगता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्यूचर बनूं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में अच्छी कमांड बनाना। अगर आपका रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स वीक है, बेस क्लियर नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप कभी भी अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। और यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि आज के टाइम पे असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सपर्ट्स क्यों नहीं बन पाते। असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में एक्सपर्ट्स है, आर यू गेटिंग? असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में एक्सपर्ट्स होने चाहिए, बट नहीं है। व्हाई? बिकॉज जो चीज हमें इसकी नीड है वो तो हमारे पास है ही नहीं ना। वी डोंट हैव द आइडिया ऑफ रिसर्च, वी डोंट हैव द आइडिया ऑफ स्टैटिस्टिक्स, वी जस्ट नो दैट हमें पढ़ाना है। अरे पढ़ाने से पहले आपके पास जो स्किल्स होनी चाहिए, क्या वो आपके पास है? क्या आपने अपनी स्किल्स के ऊपर काम किया? क्या आपके अंदर एक अच्छा प्रोफेसर बनने की क्वालिटीज हैं? अगर आपका आंसर हाँ है, देन ओनली इस एग्जाम के लिए आप ट्राई करिए। अदरवाइज मैं वही देखो, आज का जो जो टॉपिक है वो आपको डिमोटिवेट करना नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो आपको ये बताना है कि सच्चाई क्या है, और लोग भटक रहे हैं, स्टूडेंट्स भटक रहे हैं, वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं एक ऐसे एग्जाम में जो उनका फ्यूचर ही नहीं है। अगर आपका सच में ये फ्यूचर है, आपको इसी प्रोफेशन में आना है, देन ओनली ट्राई फॉर दिस। ओके, डिफरेंस बिटवीन नेचर ऑफ वर्क, मैंने ये थोड़ा सा बताना काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि काफी टीचर्स को ऐसा फील हो सकता है कि मैम आप स्टूडेंट्स सॉरी जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको गिरा रही हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर को उठा रही हैं। मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं है, बिकॉज मैं मेरा जो प्रीवियस वर्क था वो आई वॉज अ स्कूल टीचर ऑल्सो, एंड आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो मुझे उनकी भी इम्पोर्टेंस पता है और मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की भी इम्पोर्टेंस पता है। अगर मैं कभी स्कूल टीचर बनी ही नहीं होती तब मैं नहीं बता पाती कि यार ये चीज ऐसी, बट मैं स्कूल टीचर थी तो मैं ये चीज बता सकती हूँ कि यस क्या होता है और क्या नहीं होता है। ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के काम क्या उसके हम लोग के वर्क्स क्या होते हैं, और स्कूल स्पोर्ट्स टीचर के नेचर ऑफ वर्क में काफी डिफरेंस होता है। तो दोनों चीजें सेम नहीं है। तो ये तो आप भूल जाइए कि हमें केवल पढ़ाना ही होता है। नो, हमें केवल पढ़ाना नहीं होता है, बहुत कुछ करना होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर शुड प्रोवाइड गाइडेंस एंड असिस्टेंस।
ओके। लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो गाइडेंस प्रोवाइड करें, असिस्टेंस प्रोवाइड करें अपने स्टूडेंट्स को। स्कूल स्पोर्ट्स टीचर्स के लिए क्या है, दे शुड प्रोवाइड अ डायरेक्शन। उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करें, उनको ये बताएं कि कहाँ जाना है, उनका फ्यूचर क्या हो सकता है, उनके लिए वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करें, एक असिस्टेंस प्रोवाइड करें। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके। और स्पोर्ट्स टीचर के लिए जनरल अगर इंफॉर्मेशन उनके पास है सब्जेक्ट की तो काफी है, ज्यादा उनके लिए डीप इंफॉर्मेशन होना कोई नीड नहीं है। ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शुड बी अ रिसर्चर, बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो रिसर्चर हो एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके। और उनका स्ट्रॉन्ग बेस फॉर रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको ये रियलिटी बता रही हूँ कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे तब आपको रिसर्च कंटिन्यू करनी पड़ेगी टू इंक्रीज योर एपीआई स्कोर। एकेडमिक स्कोर को आपको इंक्रीज करने के लिए कंटिन्यूअसली रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स, पेपर प्रेजेंटेशन और काफी रिसर्च वर्क आपको करना पड़ता है, तब जाके आपका प्रमोशन होता है, तब आप जाके एसोसिएट प्रोफेसर बन पाते हैं, अदरवाइज आप नहीं बन पाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ये चीज हो गई कि नो नीड टू हैव एन आइडिया अबाउट रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स। स्कूल टीचर के लिए कोई कोई नीड नहीं है कि वो रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में उसको बहुत अच्छा सा एक इंफॉर्मेशन हो, बहुत अच्छा कोई आइडिया हो, देयर इज नो नीड। ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर शुड बी गुड एकेडमिशियन, बहुत अच्छा एकेडमिशियन होना बहुत जरूरी है, एंड शुड नो हाउ टू मेक स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल बेस फॉर द स्टूडेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें पता होना चाहिए कि एक टीचर अपने स्टूडेंट्स का एक गुड एकेडमिशियन, एक गुड बेस कैसे बना सकता है। और स्कूल टीचर का एक वर्क क्या होना चाहिए, दैट शुड हैव अ गुड इन स्पोर्ट्स, उनको गुड लाइक स्पोर्ट्स में अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो जिनका मास्टर्स में आने के बाद स्पोर्ट्स छूट गया? आप में से बहुत लोग होंगे इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि मास्टर्स में आने के बाद आपका एकेडमिक्स की तरफ थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और आपका धीरे धीरे स्पोर्ट्स कम होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा होता है। बट अगर आप स्कूल स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहते हैं और इसके लिए आप अप्लाई करें तो आपको स्पोर्ट्स में कंटिन्यूअसली अच्छा बनना पड़ेगा, एंड शुड नो हाउ टू प्रिपेयर स्पोर्ट्स बेस फॉर द स्टूडेंट्स। ये आपको आपको पता होना बहुत जरूरी है कि स्टूडेंट्स का एक अच्छा सपोर्ट, अच्छा स्पोर्ट्स बेस कैसे बनाया जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या जरूरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर शुड हैव द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्रिएटर, क्रिएटर्स होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। वो लाइक दे नो हाउ टू क्रिएट, दे नो हाउ टू क्रिएट थिंग्स। आपको पता होगा कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं फिर हम लोग प्रोफेसर बन जाते हैं, उसके बाद हम लोग सिलेबस बनाते हैं। ओके। सिलेबस बनाते हैं हम लोग, करिकुलम डिजाइन करते हैं, हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर प्लान एवरीथिंग। उसके बाद स्कूल टीचर्स का क्या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे शुड हैव अ कैपेबिलिटी ऑफ द मेंटेनर्स। दैट मीन्स उनको मेंटेन करना, जो चीज उनको मिल रही है हाई अथॉरिटी से, हायर एजुकेशन से, उनको जो भी चीज मिल रही है उसको वो मेंटेन कर पाए, उस चीज में वो उनकी कैपेबिलिटी होना चाहिए। अब आप खुद डिसाइड करके, आपके सामने देखो, आपके दिमाग में भी काफी कुछ ऐसी बातें होंगी जिनसे आप इन बातों से एग्री होंगे, और काफी बातें ऐसी होंगी उन उन बातों से आप एग्री नहीं होंगे, बट इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। बट जहां तक मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको लगता होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के काम सच में उनका नेचर ऑफ वर्क अलग होता है एंड स्कूल स्पोर्ट्स टीचर का नेचर ऑफ वर्क अलग होता है। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इज नॉट ओनली जस्ट अबाउट टीचिंग, नो, नॉट एट ऑल, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की ये जितनी भी बातें हैं करने के लिए रेडी हैं, अगर इंटरेस्टेड है, then only go for this exam, then only go for this exam. Okay. Now, why students find it difficult to clear UGC NET JRF एग्जाम्स में? मतलब बहुत लोगों की ऐसी, बहुत स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है कि उनका एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पाता। मतलब मैंने काफी एग्जाम्पल्स ऐसे देखे कि 5 साल कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं कि उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। मैंने बहुत लोग ऐसे, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे देखे जिनका एक नंबर से एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, बार बार, हर बार 3 बार उन्होंने ट्राई किया, एक नंबर से एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा। क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्या ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता? इसी की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं।
लेवल इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज वेरी बिग डील, क्योंकि वो उसको एक बहुत बड़ी एक डील बना लेते हैं, बहुत डिफिकल्ट पैटर्न बना लेते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आईपीएस ऑफिसर, यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर इज सफीन हसन। इनका आप लोगों ने नाम देखा होगा। ही इज अ यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर एट द एज ऑफ 22, एट द एज ऑफ 22। आर यू गेटिंग दिस? ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत मोटिवेशनल बात है कि जिस उम्र में हमें पता ही नहीं था कि हमें लाइफ में करना क्या है, उस उम्र में उसने इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्लियर किया। उससे काफी लोग पूछते हैं कि यार एक बात बताओ, आपने ये एग्जाम कैसे कर लिया, मतलब इतने इंटेलिजेंट हैं आप, और आपने ये एग्जाम कितनी कितनी प्रिपरेशन करी इसके लिए, एक 1 ईयर में क्लियर किया, कितने सालों में क्लियर किया? तो उन्होंने आंसर दिया था अपने इंटरव्यू में कि मैंने ये एग्जाम के लिए 12 साल 15 साल मैंने मेहनत करी है, क्योंकि बचपन में ही मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मतलब उनको क्या बोल सकते हैं, 8 साल की उम्र में क्लियर हो गया था कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, उन्हें क्या बनना है। देखो वो एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज उस एग्जाम्पल को सभी लोग पहचानते हैं। यस, यूपीएससी, ठीक है ना। तो उन्होंने वो क्या किया, उन्होंने वो चीज ट्राई करी और किया, बट उनके पीछे उनकी मेहनत कितने सालों की थी, कैन यू इमेजिन दिस? क्या उसको फील आप, यस, क्या आप उसको फील कर सकते हैं? इतने सालों की मेहनत करने के बाद अब जाके उन्होंने वो एग्जाम क्लियर किया है। और हमें क्या लगता है 22 साल में कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता, उसकी मेहनत देखो उसके पीछे। और क्या आपका दिस एग्जाम यूजीसी नेट जेआरएफ आईपीएस लेवल का एग्जाम है? हमको पता है कि किस, मतलब अच्छा है, बहुत बहुत हाई लेवल है, बट क्या आईपीएस लेवल का एग्जाम है? नो। यूपीएससी लेवल का एग्जाम है? नो। ये एग्जाम केवल ये डिसाइड करता है कि क्या आप एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या नहीं, दैट्स इट। अगर इस एग्जाम में आप बार बार फेल हो रहे हैं, तो या तो आपके यहाँ पे दो रीजन है, या तो आप वो बनना ही नहीं चाहते, आप बस उस एग्जाम को कर रहे हैं क्योंकि करना है, रीजंस नहीं पता, आपका वो एम नहीं है। अगर वो आपका एम होता तो आप उसको कंटिन्यू करते, और उसके पीछे आप बहुत सारे रीजंस हैं जो उसको आप उसको डेवलप करते। एग्जाम क्लियर करना केवल ये केवल एग्जाम ही नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत कुछ और भी करना पड़ता है। तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके कुछ बातें हैं जो कि इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है वो है वीक बेस ऑफ एजुकेशन, वीक बेस ऑफ एजुकेशन। ओके, अच्छा, आप में से कितने लोग हैं आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स में आके पढ़ाई शुरू करी? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स में आके पढ़ाई शुरू करी? इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी उनमें से एक हूँ। और अभी तो चलो मेरा काफी आगे, मतलब मास्टर्स हुए काफी टाइम हो गया, बट आप में से काफी लोग होंगे जिनको लगता है कि यार मास्टर्स में उन्होंने पढ़ाई शुरू करी है। अब आप खुद डिसाइड कर लो, जब आपने मास्टर्स में अ, पढ़ाई शुरू करी है, मतलब मास्टर्स पीएचडी, मतलब मुश्किल से कितने इयर्स हुए हैं आपको प्रिपरेशन करते हुए? 4 साल, 5 साल? आर यू गेटिंग दिस? तो मास्टर्स में पढ़ाई शुरू करी और आप ये सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम क्लियर हो जाए मेरा, मैं एक अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊं, और मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए जिसकी इनकम इतनी सारी हो, 50,000 मुझे मिलने लगे। अरे ये सब गलत सोच है। डोंट डोंट थिंक लाइक दिस, बिकॉज ये आपको, आपका बेस, आपका प्रोफेशन सब बिगाड़ रही है। इससे आपकी इंसल्ट हो रही है, इससे आपके प्रोफेशन की इंसल्ट हो रही है। और आप, जो आपको इसको बढ़ाना है, आप इसको बढ़ा नहीं रहे, आप इसको गिरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो चीजें इसके लिए चाहिए वो आपने नहीं करी। आपको क्या चाहिए? बस मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, एनी हाउ मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। अरे दिस इज नॉट अ वे। उस एग्जाम के लिए आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा। मान लिया कि आपने मास्टर्स में पढ़ाई शुरू करी, इट्स ओके। तो मास्टर्स में अगर आपने पढ़ाई शुरू करी है, अगर आपने मास्टर्स में बेस बना रहे हैं, तो इट विल टेक अ टाइम, टाइम लगेगा आपको पढ़ने में। अभी से अगर आप अभी ट्राई कर रहे हैं तो इट्स ओके, बट टाइम लगेगा। तो बिल्कुल भी घबराइए मत, आप अपना बेस बनाइए एजुकेशन का। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्कूल में, यस यस यस, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास स्कूल में पीसीएम नहीं था?
आप लोगों में से काफी लोग होंगे ना जिन लोगों ने अपने 11th और 11th और 12th में पीसीएम नहीं लिया था, कॉमर्स ले ली थी, आर्ट्स ले लिया था, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेजुएशन में भी बीपीएड वगैरह जो भी आप आ गए उसके बाद, लेकिन आपने स्कूल में क्या किया? स्कूल में आपके पास पीसीएम नहीं थी, और जब आप इस फील्ड में आए, इस फील्ड में आपको ये पता था कि इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें बस खेलते हैं। सभी को लगता है ऐसा, हमें क्या, हमें तो लगता था, बट अभी तो हम क्लियर हो गए। बट अभी बहुत लोगों को लगता है कि इस फील्ड में बस खेलते हैं, पढ़ते नहीं है। अब हमसे कोई पूछे कि हमें कितना पढ़ना पड़ता है और कितना, हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मतलब सब पढ़ना पड़ता है हमें, मतलब एवरीथिंग। बट उसका जो असर हुआ, दैट मीन्स हमें किसी ने बताया ही नहीं था कि अगर हमें इस प्रोफेशन में जाना है, अगर हमें फिजिकल एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो हमारे लिए पीसीएम साइंस स्ट्रीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो बच्चे ने अपनी 11th और 12th में पीसीएम पढ़ी ही नहीं, बैचलर्स में उसको किसी ने पीसीएम में पढ़ाई ही नहीं, मास्टर्स में आके वो बच्चा अब शुरुआत कर रहा है, एक बेस बना रहा है, कितना टाइम लगेगा? टाइम लगेगा बॉस, लेकिन आप कर पाओगे अगर आपको यही करना है तो। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज होल सिनेरियो जिसके बारे में कोई बातें नहीं हो रही, बस आपको एग्जाम 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 एग्जाम। नो, दिस इज नॉट द वे, दिस इज द वे। ओके, गिव इन टू दिस प्रोफेशन बाय चांस। आप में से कितने लोग हैं जो लोग इस प्रोफेशन में बाय चांस आ गए, गलती से आ गए फिजिकल एजुकेशन में, मतलब करने तो कुछ और आए थे, गलती से आ गए। आप में से काफी लोग होंगे कि बनने तो स्पोर्ट्स पर्सन आए थे, प्लेयर बनने आए थे, यहाँ पर तो फिजिकल एजुकेशनिस्ट बन गए, और फिजिकल एजुकेशनिस्ट बनने के बाद भी समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है, आगे फ्यूचर में जाना कहाँ पर है। तो यार, फिजिकल एजुकेशन मैं आपको बताती हूँ, फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इतना स्कोप है, इतना स्कोप है कि हम कुछ भी बन सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और आज के टाइम पे एज यू नो स्पोर्ट्स को कितना इंपॉर्टेंस मिल रही है, एज यू नो कि इस चीज को कितना हाईलाइट हाईलाइट किया जा रहा है, इसका स्कोप बढ़ रहा है, सब लोग इस प्रोफेशन में आके पैसा कमा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा होता है आपके साथ, हो रहा है आपके साथ। इंजीनियर्स स्पोर्ट्स में आके स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग करके पैसा लेके जा रहे हैं। ओके, मेडिकल के लोग स्पोर्ट्स में आके स्पोर्ट्स मेडिसिन, मतलब स्पोर्ट्स मेडिसिन के एक्सपर्ट बन के वो अलग हो लिए। ओके, और कितने सारे लोग हैं जो लोग स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग, ओके, स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मतलब मैनेजर स्पोर्ट्स में आके स्पोर्ट्स मैनेजमेंट बन के जा रहे हैं। दैट मीन जो लोग स्पोर्ट्स में है वो कुछ कर ही नहीं पा रहे। बाकी लोग, सब लोग को समझ में आ चुका है कि इस फील्ड में कितनी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, इस फील्ड में कितना ज्यादा कुछ, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है, बट हम वो नहीं समझ रहे। हम क्या समझ रहे हैं? एग्जाम क्लियर होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, बात खत्म। अरे बात खत्म नहीं, बात तो अब शुरू हुई है। तो दिस प्रोफेशन, अगर आप इस प्रोफेशन में आए हैं तो दिस इज नॉट बाय चांस, दिस इज बाय चॉइस, क्योंकि आपने डिसाइड किया था। गलती आपकी है कि आपने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं कि इस प्रोफेशन में आगे क्या होता है और कौन कौन से स्कोप है। तो आज आपको ये तो समझ में आ गया है कि आपने, मेरी भी गलती है मैं भी, क्योंकि मैं भी आप ही के कैटेगरी में आ रही हूँ, और मैं भी एक फिजिकल एजुकेशनिस्ट हूँ, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो आज जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग के साथ ये गलती लाइफ में हो गई है, बट क्या आप लोग, एक चीज डिसाइड हो सकती है, आज आप लोग ये मान सकते हैं कि जो मिस्टेक हमसे हुई और जो जो मिस्टेक हमने की, वो आने वाले जो बच्चे हैं और आने वाले जो टीनेजर्स हैं, आने वाले जो फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं, उनसे ये गलती हम नहीं होने देंगे। अगर आप लोग ये डिसाइड कर लेंगे, इतने सारे लोग, तो शायद आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये है स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रोफेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लैंग्वेज बैरियर्स। ओके, लैंग्वेज बैरियर्स की वजह से लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। बचपन में बोलते हैं कि योर मदर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी मदर लैंग्वेज को सीखो, सुनो, धीरे धीरे अंडरस्टैंड होता है। यार, हम इंडिया में हैं, हमें हिंदी आनी चाहिए, चलो हिंदी भी धीरे धीरे सीखी, धीरे धीरे तो आधी पद्दी सीख पाते हैं। उसके बाद समझ में आता है, अरे यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो इंग्लिश है, मदर लैंग्वेज भी हटाओ, हिंदी भी हटाओ,
इंग्लिश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं यार, करें क्या करें क्या। और ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम केवल हिंदी में आता है और इंग्लिश में आता है। ये सबसे बड़ा एक बैरियर है, जो कि आपका लैंग्वेज बैरियर है, और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। अगर आपका एम डिसाइड हो चुका है, अगर आपको समझ में आ गया है कि दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, आपको ये बात समझ में आ गई है कि मुझे यही बनना है एनी हाउ, तो आपको अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। anyhow you have to either it will be in Hindi or it will be in English, whatever it is you have to improve it अगर आपको चाहिए तो। 21,000 वाला नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर, नहीं, 57,000 वाला असिस्टेंट प्रोफेसर। आर यू गेटिंग दिस? दोनों में डिफरेंस है, दोनों की क्वालिटीज में डिफरेंस है, दोनों के स्टैंडर्ड में डिफरेंस है, दोनों की बातों में डिफरेंस है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। पीयर प्रेशर तो सबसे गंदा प्रेशर है। मतलब मेरी क्लास में अगर मास्टर्स में अगर 50 बच्चे हैं, तो 50 के 50 सबको एग्जाम क्लियर करना है, नेट एग्जाम क्लियर करना है 50 के 50 को। यार 50 के 50 एग्जाम क्लियर करके करेंगे क्या? मतलब सबको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? ऐसा होता है क्या? कब आप लोग जब 11th में थे, 12th में, चलो ज्यादा हो गया, जब आप लोग 8th क्लास में थे, आप लोग 9th क्लास में थे, तो स्कूल टीचर आपसे पूछता था, क्लास टीचर आपसे पूछता था कि आपको क्या बनना है लाइफ में, आपका फ्यूचर क्या है। सबके फ्यूचर अलग थे, सबकी प्लानिंग अलग थी लाइफ में। उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे मुझे भी पता नहीं क्या क्या बनना था। यहाँ पर कुछ और ही हो गया, बट ठीक है, बट जो भी हुआ आई एम हैप्पी विद दिस, ओके। बट उस टाइम पर कोई प्रेशर था? नो, सबके अपनी अपनी थिंकिंग थी, सबके अपने अपने बेस थे लाइफ को लेकर। अब ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा क्या हो गया कि 50 के 50 बच्चों को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? मतलब सारे और स्कोप खत्म हो चुके हैं क्या? हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा है नहीं। आर गेटिंग दिस? पीयर प्रेशर, डोंट गिव दिस एग्जाम इन पीयर प्रेशर। अगर मेरे सारे फ्रेंड्स से एग्जाम क्लियर हुआ है, अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके लिए बनी है। अगर ये एग्जाम आपके लिए नहीं बना है तो इट्स ओके, हटाओ, कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मेरी क्लास में एक मेरी फ्रेंड थी, हमारा चलो एग्जाम क्लियर हो गया। हमारी क्लास में मोस्टली, क्योंकि मैं एमफिल में थी, तो मेरी क्लास में मतलब ऑलमोस्ट सभी का एग्जाम क्लियर हो गया था, बस एक दो लोगों को छोड़ के। तो वो जो मेरी फ्रेंड थी, वो कंटिन्यूअसली 2 साल 3 साल कंटिन्यूअसली उसने ट्राई किया, कंटिन्यूअसली 2 बार 3 बार कंटिन्यूअसली ट्राई किया, उसका एग्जाम ही क्लियर नहीं हो रहा था। एग्जाम क्लियर ना होने का एक रीजन था कि उसने पढ़ना एमफिल में शुरू किया। जस्ट इमेजिन दिस, कि उसने पढ़ना एमफिल में शुरू किया। उसके बाद हम लोगों का सबका एग्जाम हो गया, तो बाकी लोग उससे पूछते थे, यार सबका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, क्या चक्कर क्या है? तब जाके उसको लगा कि यार सबका एग्जाम क्लियर हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। उस प्रेशर में आके उसने पढ़ाई शुरू करी। ये कौन सा तुक्का है? मतलब कौन सी बेस है जिसको बना के उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी? उसके बाद उसने पीएचडी करी, क्योंकि सीधी सी बात है, हमें लगता है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो गया तो हमें पीएचडी हमें करनी चाहिए, तो हम पीएचडी भी कर लेते हैं। मतलब हमारे लिए पीएचडी हलवा है, हमारे लिए पीएचडी मतलब हलवा है कि सब लोग पीएचडी कर रहे हैं। हमने बहुत लाइक इसका स्टैंडर्ड बहुत ही गिरा दिया एक्चुअली। पीएचडी पीएचडी एक ऐसी डिग्री है जो कि लास्ट डिग्री मानी जाती है। मतलब इस टाइम पर आप अपने आप में सब कुछ होते हो, बट हमारी तो पीएचडी में पढ़ाई शुरू होती है। अरे गेटिंग दिस इज ऑल लाइक पूरा अपसाइड डाउन हो चुका है। तो पीयर प्रेशर में आके उसने पीएचडी भी उसकी हो गई। पीएचडी में मतलब एनरोलमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद हुआ क्या, गवर्नमेंट एग्जाम आ गया स्कूल का, गवर्नमेंट एग्जाम आ गया स्कूल का। सब छोड़ छाड़ के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट भी कर दिया, एग्जाम क्लियर भी हो गया। और आज मेरी फ्रेंड है, नाउ शी इज लाइक स्कूल स्पोर्ट्स टीचर, सॉरी, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन अ स्कूल, इन अ गवर्नमेंट स्कूल। बट पीएचडी का क्या? मतलब उस प्रिपरेशन का क्या? उसका उस प्रिपरेशन का क्या जो उसने इतने साल मेहनत की? उस चीज का क्या जो उसने उसका मतलब उस, आर यू गेटिंग दिस? क्या हो गया उसके साथ? आज वो खुश है? नहीं, क्योंकि उसने डिसाइड ही नहीं किया कि उसे करना क्या है लाइफ में। स्कूल में वो हैप्पी हो पा रही है,
ना वो पीएचडी उसकी कंप्लीट हो पा रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, शी डोंट नो। दिस इज नॉट हर प्रॉब्लम, एक्चुअली वो उसकी गलती नहीं है, गलती है हमारे टीचर्स की, जो हम लोग बन रहे हैं और बनने वाले हैं। हम लोगों ने उनको गाइड नहीं किया, हम लोगों ने हम जैसे स्टूडेंट्स को गाइड नहीं किया, अच्छे से गाइड नहीं किया, अच्छे से डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं किया, जिस वजह से भटके जा रहे हैं, इधर उधर भागे जा रहे हैं कि क्या करना है क्या करना है, ये मिल रहा है ये पकड़ लो, वो मिल रहा है वो पकड़ लो, मतलब कुछ मिल जाए एनी हाउ पकड़ लेते हैं, मतलब पता नहीं है कि करना क्या है। दिस इज नॉट एन ऑप्शन, दिस इज दी अपॉर्चुनिटी जो बहुत कम लोगों को उनको मिलती है, और जिन लोगों ने उस चीज का फायदा उठा लिया उन्हीं की हो जाती है। तो दिस इज ऑल गोइंग ऑन। Focus only to clear net, no improvement in themselves. Okay, this is also मतलब ये बहुत बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से इंसान लाइक स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि वो केवल फोकस किसके ऊपर करते हैं, नेट 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 नेट, मतलब सुबह शाम केवल नेट क्लियर करना है, नेट क्लियर करना है। अरे ये तो देखो कि क्या तुम में कोई इंप्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि आप केवल पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ आपको और भी चीजें करना बहुत जरूरी है। आपको पढ़ाना है इन फ्यूचर, आर यू गेटिंग? आपको बच्चों को कन्विंस करना है, आपको बच्चों को मोटिवेट करना है, आपको बच्चों को डायरेक्शन प्रोवाइड करना है। एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, मैं अगेन आपको उन्हीं का एग्जांपल दूंगी। मिस्टर हसन, जिन्होंने आईपीएस एग्जाम क्लियर किया एट द एज ऑफ 22, उनका जब इंटरव्यू था, एग्जाम क्लियर हो गया था, एग्जाम जब उनका था, रिटन एग्जाम, फाइनल एग्जाम, तो उस टाइम पर भी उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था या फिर उनको कोई मेडिकल इश्यू था, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई थी एक हफ्ता। एग्जाम के इतने द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम से पहले उनकी एक हफ्ते पढ़ाई नहीं हो पाई थी, फिर भी उन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम क्लियर किया। इंटरव्यू से पहले भी उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से उनकी इंटरव्यू की प्रैक्टिस नहीं हो पाई। और आपको पता है कि इंटरव्यू अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, और एग्जाम क्लियर लाइक इंटरव्यू इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो पाता है। विदाउट प्रैक्टिस उन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर दिया और आज वो यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर है। पता है क्यों? क्योंकि उनका जो एक टारगेट था ना, आईपीएस का एग्जाम क्लियर करना नहीं था, उनका टारगेट था कि मुझे आईपीएस ऑफिसर बन के ये सारे काम करने हैं। दैट वाज द टारगेट ऑफ दैट मैन, ओके, जिसने उनको आज आईपीएस बना दिया। हमारा हमारा टारगेट क्या है? बस नेट एग्जाम हो जाए, एनी हाउ नेट एग्जाम हो जाए, उसके बाद नहीं पता कि उनको करना क्या है, कैसे पढ़ाना है बच्चे। अरे चलो तुम्हारा आपका नेट एग्जाम हो भी गया, पीएचडी कर भी ली, अच्छी गवर्नमेंट स्कूल में या फिर कॉलेज में अच्छी जॉब भी मिल गई, बच्चे ही नहीं आएंगे आपके पास तो करोगे क्या? करोगे क्या? कुछ कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आप अपनी डिग्री लेके फिर बैठे रहना। तो दिस इज द थिंग कि अगर आपको सच में इस प्रोफेशन में आना है, अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है, अगर आपको आने वाली जो जनरेशन है जिन्हें नहीं पता इसके बारे में, उनको बताना है, एक डायरेक्ट उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना है, देन गिव दिस एग्जाम। ओके, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम पता है क्यों होती है? क्योंकि हमारी स्किल्स वीक है। आपको पता होंगे कि बहुत सारी स्किल्स होती हैं जिसको हम लोग लाइक जिनको हम लोग, जब तक हम लोग इनको इम्प्रूव नहीं होते तब तक हमारी ये प्रॉब्लम्स लाइक क्लियर नहीं होती, बार बार ये मिस्टेक्स होती रहती है। एग्जाम्पल, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी मतलब रीजंस हम लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग कर रहे हैं तो हमारे हमारे अंदर वो जो रीजनिंग एबिलिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि यार पेपर वन इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि पेपर वन में जो चीजें आती हैं वो हमें नहीं आती हैं, इसलिए डिफिकल्ट है। और अगर वो आपको नहीं आती है तो हाउ कैन यू से दैट आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं? हाउ कैन यू से दिस? जब आपसे वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा जो बहुत जरूरी है उस प्रोफेशन के लिए, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि यार मतलब आप किसी को कैसे पढ़ा सकते हैं, आप किसी को कैसे बता सकते हैं कि ये करो वो करो? नो। आपको मैं एक लाइव एग्जांपल देती हूँ कि मेरे दिमाग में और मेरे मन में जो भी कुछ आज स्कॉलर्स मंत्रा के थ्रू हो रहा है, ये बीपीएड से मेरे दिमाग में था। बीपीएड से बैचलर्स, जब मैं बैचलर्स में थी तब से मेरे दिमाग में ये चीजें हैं, बट अब जाके मैंने शुरू किया। यू नो व्हाई? क्योंकि अब मैं बोल सकती हूँ कि आज मैं इस काबिल हूँ जो मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ। तो मैंने अपने आप को इतने सालों तक प्रिपेयर किया, तब जाके मैं आज अपने आप को आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर पा रही हूँ कि मैंने अपने स्किल्स के ऊपर काम किया। तो मैं भी आपको यही चीज बोल रही हूँ कि लाइक नंबर वन इज रीजनिंग एबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
नंबर 2, योर मेमोरी, आपकी मेमोरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में आपको पता है कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, आपको पता है ये चीज, ओके। कितना कुछ पढ़ना पड़ता है। और leadership quality is very important. If you want to become an assistant professor, if you want to become an high authority officer or whatever, you have this ability to lead, direction, leadership quality आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। अलग सोचना, लोगों से अलग सोचना, क्योंकि आपको रिसर्च करनी है। इन फ्यूचर आपको क्या करनी है, रिसर्च करनी है। तो आपके अंदर वो चीज क्रिटिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। टीचिंग स्किल्स तो फिर मतलब ऐसी चीजें हैं जो कि कंपल्शन है कि होना ही चाहिए। उसके साथ साथ ये सारी की सारी चीजें होना जरूरी है। हम इन सारी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते। हम किसके ऊपर काम हो रहा है हमारा, नेट एग्जाम, नेट एग्जाम, नेट एग्जाम। नेट एग्जाम कैसे क्लियर हो जाएगा जब तक आपकी स्किल्स क्लियर नहीं होंगी। अच्छा चलो मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपको बास्केटबॉल टीम में आना है, तो बास्केटबॉल टीम में आने के लिए आपका ट्रायल होता है या ट्रायल्स हर जगह होते हैं। आपको कोई भी चीज लाइफ में अचीव करनी है, इंटरव्यू होता है, एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं। क्या जरूरत है उन एंट्रेंस एग्जाम की, क्योंकि वो ये चेक करते हैं कि क्या आप में वो काबिलियत है या नहीं। उस काबिलियत को छोड़ के आप कर क्या रहे हैं, आप एग्जाम की तरफ जा रहे हैं, तो वर्क ऑन योर स्किल्स, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करिए। दीज ऑल आर द स्किल्स। गुड स्टडी मटेरियल, ओके। स्टडी मटेरियल अच्छा नहीं मिल पाता, क्या प्रॉब्लम्स हो जाती है पता नहीं, लाइक क्योंकि अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है इंडिया में भी। लाइक हम लोग अच्छे बुक्स हमारे पास हैं, लेकिन हाँ बहुत स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि मैम कोई बुक बता दो जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। मतलब क्या ऐसी कोई बुक है आपको? देखो आज जो बातें हो रही हैं वो पूरी फ्रैंक बातें हैं, पूरी रियलिटी बेस्ड बातें हैं। आप खुद सोचिए, क्या एक बुक पढ़ के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। एग्जाम में भले ही क्लियर हो जाए, कभी नॉलेज नहीं मिलेगी, और नॉलेज भले ही मिल जाए आप कभी पढ़ा नहीं पाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक अच्छा स्टडी मटेरियल आपके पास हो, ताकि आप जल्द मतलब उसको ज्यादा अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। लैक ऑफ गुड गाइडेंस एंड सपोर्ट बाय द टीचर्स। नाउ ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मेरे वेबिनार में काफी मेरे प्रोफेसर्स होंगे, काफी मेरे टीचर्स होंगे जो इस वेबिनार को देख रहे होंगे, और इन फ्यूचर क्या पता देखें। तो मैं उनसे एक ही बात बोलूंगी, और क्योंकि आज मैं भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैं भी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हमारे प्रोफेशन में एक गुड गाइडेंस की और सपोर्ट बहुत कमी है। टीचर्स हैं बट कोई अच्छा गाइड नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। बस ठीक है, ये बोल देते हैं कि एक काम करो, ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम क्लियर करो, बट कोई ये नहीं बताता कि एग्जाम कैसे क्लियर करो, क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, कोई नहीं बताता। तो वी आर हैविंग दिस प्रॉब्लम, जिसकी वजह से हमारा एग्जाम क्लियर होने में बहुत दिक्कत हो जाती है। अगर हमें स्कूल में ही बता देते, पता है ना आप लोगों को, हम लोग स्कूल में थे, स्कूल में किसी ने बताया था कि फिजिकल एजुकेशन करके कोई प्रोफेशन, भैया मैं तो आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरा तो पूरा एकदम आईसीएसई बोर्ड था, पूरा इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो और ऊपर से आईसीएसई बोर्ड में क्या होता है कि वहां पे स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती, ऐसा होता है, ओके। तो जब मैं वहां पर थी तो मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट तो था, बट मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इसके थ्रू करना क्या है। वो तो बाय लक मैं बीपीएड में आ गई, बट यहाँ पर आने के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा रियलिटी क्या है। और जब तक मुझे समझ में आया कि रियलिटी क्या है, तब तक मैं मास्टर्स में आ चुकी थी। आर यू गेटिंग दिस इज व्हाट गोइंग ऑन। मतलब हम बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं पा रहे कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ चलो प्रॉब्लम हो गई। तो मैं आपको बस यही बताना चाह रही हूँ आज के वेबिनार से कि चलो हमारे साथ जो गलतियां हो गई, आज हम ये चीज डिसाइड करेंगे कि ये मिस्टेक्स हम आगे वाले बच्चों, आने वाले जो बच्चे हैं उनको बताएं कि यार हमसे तो ये मिस्टेक हो गई, बट आपसे ये मिस्टेक ना हो। तो उनको अच्छे से गाइड करिए, उनको अच्छे से सपोर्ट करिए कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है। भीड़ की तरह भागो मत, जो सब काम कर रहे थे, सब भीड़ काम कर रही है, अभी उसी में आ गए, लग लिए। नो, दिस इज नॉट द वे। क्या आपको सच में ये काम करना है? क्योंकि अगर आपको सच में ये काम करना है, अंदर से ना अलग ही एनर्जी आती है कि मुझे करना है, मुझे यही करना है, मुझे यही चाहिए। तो दिस इज द थिंग। बहुत अच्छे टीचर्स भी आपको मिलेंगे लाइफ में। मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी लाइफ में
स्पेसिफिक की मैं आपको बात करता हूँ जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। देयर आर ओनली 3 टीचर्स, तो उनको मैं वो नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि वो एक 3 टीचर्स की वजह से शायद मैं आज यहाँ पर हूँ और आपके सामने इतना फ्रैंकली बोल पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे सच में असिस्ट किया, उन्होंने सच में मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने सच में मुझे हेल्प की यहाँ तक पहुंचने में। उन्होंने मुझे मतलब इसको इसलिए टिप्स दी और गाइडेंस प्रोवाइड किया एंड काफी अच्छी एडवाइसेस दी। सच बात है ये। तो अगर ये चीजें हमें मिल जाती हैं तो हमारा एग्जाम क्लियर होना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ये बातें बहुत सही हैं। ओके, नो गुड स्टडी एनवायरनमेंट नाउ। अच्छा, आपको क्या लगता है, अच्छा आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो कि एलएनआईपी से बिलोंग होते होंगे, आप में से काफी लोग होंगे जो कि बीएचयू से बिलोंग हैं, आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो कि एचपीपीएम से और पंजाबी यूनिवर्सिटी और आईजीआई, काफी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आप यहाँ पर हैं। और अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है एक अच्छा स्टडी एनवायरनमेंट होना कितना जरूरी है? किसी भी, चाहे एलएनआईपी ही ले लीजिए, चाहे बीएचयू ही ले लीजिए, जो एक्सपेक्टेशन आपकी है उतनी पढ़ाई नहीं होती। देखो, मैं कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं बोलूंगी, मैं पूरा फ्रैंकली बात कर रही हूँ कि कितनी पढ़ाई होती है। बच्चे अपने आप ही पढ़ लेते हैं, ऐसा ही होता है। हम अपने आप ही पढ़ लिए, मतलब अब मतलब सही बात है, हम अपने आप ही पढ़ लिए। आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने आप ही पढ़ लिए, अपने आप ही यहाँ तक आ गए, है ना? अपने आप ही पढ़ के यहाँ तक आ गए हैं और अभी बस आगे अपना अपने एक्सपीरियंसेस से समझ रहे हैं कि अच्छा ये होता है, अच्छा ये होता है। अपने अपने एक्सपीरियंसेस से समझो, कोई बताने वाला नहीं है। स्टडी एनवायरनमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों हर बार एलएनआईपी के स्टूडेंट्स में से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर होता है, इंक्लूडिंग जेआरएफ ऑल्सो? वाई? क्यों हर बार बीएचयू के इंस्टीट्यूट्स में से हर बार उन बच्चों का एग्जाम क्लियर होता है? एनबीएस, केवीएस, एलएनआईपी, बीएचयू, आईजीआई, यही लोग दिखते हैं। क्यों? क्या रीजन है? क्या रीजन है? ये लोग, बिकॉज ऑफ दैट स्टडी एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द स्टडी एनवायरनमेंट ये चीजें हो जाती हैं। ओके, अब आप ये बोले कि यार वहां पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाई ऑलमोस्ट हर जगह एक जैसी ही हो रही है। प्रॉब्लम और अच्छाइयाँ क्या होती है कि वहां पे अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं, जो कि अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट वहां पे हो जाता है। उस एनवायरनमेंट में उनके सबके एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट दिस इज द बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमें स्टडी एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। स्टार्ट प्रिपरेशन विदाउट हैविंग स्पेसिफिक आइडिया अबाउट स्ट्रेटेजीज एंड प्लानिंग। मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई और आइडिया ही नहीं कि स्ट्रेटेजीज क्या करनी है, प्लानिंग क्या करना है। अच्छा ये बताओ, प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज कितनी इंपॉर्टेंट है? हर चीज में, हर चीज में। अगर आपको एक घर बनाना है, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ओके, उसके लिए अगर अगर आपको कुछ बनाना है, सपोज करिए आज आपकी इवनिंग में पार्टी है, अगर आपने इवनिंग में लोगों को पार्टी में इनवाइट किया, तो प्रिपरेशन होती है, स्ट्रैटेजीज लाइक स्पेसिफिक आइडियाज आप जनरेट करते हो, प्लानिंग करते हो। यार जब पार्टी के लिए आप प्लानिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो तो एग्जाम है जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, उसके लिए प्लानिंग क्यों नहीं चाहिए? उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। प्लानिंग के बिना, स्ट्रैटेजीज के बिना ये एग्जाम कभी क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने विदाउट स्ट्रैटेजीज एग्जाम क्लियर कर दिया, तो आप आगे वालों को क्या बताएंगे, भाई क्यों आपका एग्जाम क्लियर हो गया, कैसे एग्जाम क्लियर हो गया? बहुत लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, मैंने मैंने देखा भी है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो, जिन लोगों का एग्जाम यूं ही क्लियर हो जाता है। मतलब यूं ही क्लियर हो जाता है, मतलब उन्होंने, वो लोग बोलते हैं कि यार मैंने ज्यादा प्रिपरेशन तो नहीं करी, मेरा एग्जाम यूं ही क्लियर हो गया, विदाउट प्लानिंग, विदाउट स्ट्रेटेजीज। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका, वो हो सकता है कि आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है आपने आपकी जो आपके आपके इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर आपके कमांड हो, बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो सकता है। लेकिन प्लानिंग के बिना, स्ट्रेटेजीज के बिना आप आगे वाले जो आने वाले, क्योंकि एनी हाउ आपको पढ़ाना ही तो है, एनी हाउ आपको लोगों को डायरेक्ट ही तो करना है। तो अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे, स्ट्रेटेजीज नहीं करेंगे, तो आप आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे कैसे पढ़ा पाएंगे, कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको हेल्प करता है, और इसके बिना आपकी एग्जाम मुझे नहीं लगता कि इजीली क्लियर हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो आप आने वाले स्टूडेंट्स को नहीं बता पाएंगे। तो दिस इज ऑल कॉन्सेप्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वेरियस स्ट्रेटेजीज जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी तक जितनी भी मैंने बातें करी, वो ऐसी बातें थी कि ये आपको मैं पूछूं कि आर यू श्योर,
मतलब आप सच में मतलब श्योर है कि आपको यही करना है? आज डिसाइड कर लो। अगर आप 2 साल से इस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर आपका बार बार एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो अपने आप से आज पूछ लेना कि क्या सच में मुझे ये एग्जाम करना भी है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं, नीचे आपको ईमेल आईडी दिख रही है, नीचे आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा है। इस नंबर पे भी हम लोग काउंसलिंग भी हमारी होती है। हम लोग आपको जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट बताएंगे कि सच में ये आपके लिए है या नहीं। आपकी बातों से देखकर, आपके आपके पर्पस से देखे तो अगर सच में आपके लिए ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सच में ये बनना है, देन ओनली गो फॉर इट। उसके लिए आप ही के लिए ये स्ट्रेटेजीज है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने लिए नेट का सिलेबस सबसे पहले पढ़ो। बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग मैंने देखा है, मतलब लाइव एग्जांपल्स हैं, क्योंकि आई एम अ ट्यूटर आल्सो, आई एम अ मेंटर आल्सो, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ, और मैं एक इंस्टीट्यूट में भी पढ़ाती हूँ। तो और मेरा अभी स्कॉलर्स मंत्र अपना ही एक इंस्टीट्यूट ओपन हुआ है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं है सिलेबस क्या है। फिर बाद में मैं उनको बताती हूँ 1 महीने के बाद, अरे यार तुम सिलेबस तो देख लो। उनको लगता ही नहीं कि सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सिलेबस उतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको लिमिटेशंस क्रिएट करता है, लिमिटेशंस। और जब तक आपको आपकी लिमिटेशंस पता नहीं होंगी, तब तक आप अपने आप को बांध नहीं पाएंगे कि मुझे इतना करना है, मुझे इतना पढ़ना है। आपको ये लगेगा कि मुझे ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। तो उससे आपका मेंटल प्रेशर बढ़ेगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो दैट मीन्स स्ट्रेटेजी, सबसे पहली स्ट्रेटेजी है कि आपको सिलेबस पढ़ना है। उसके बाद सारी चीजें अच्छे से उसको क्लियर करनी है, देखनी है कि मुझे कितना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, और मुझे क्या क्या चीजें क्लियर करनी है। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ कि ये स्पीक बहुत अच्छी, मुझे भी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने लगा दी। यस। तो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम सिलेबस के अंदर से ही आता है, सिलेबस के बाहर से बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके, ये मैं आपको बताती हूँ। मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, और 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये एग्जाम सिलेबस के अंदर से ही आता है। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न कैसे चेंज हो गया कि पहले यूजीसी था, उसके बाद सीबीएसई हुआ, उसके बाद अभी एनटीए हो गया। एनटीए ने अपना लेवल बढ़ा दिया। अब लेवल कैसे बढ़ा दिया देखते हैं हम लोग। कंफर्म योर टारगेट। अब आप अपना टारगेट कंफर्म कर लो। आपने, अगर आप लोग स्कॉलर्स मंत्रा से अटैच हैं और स्कॉलर्स मंत्रा के अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं, तो जो मेरा पहला वीडियो था, मेरा जो पहला वीडियो था जिसमें आप लोग को हाउ टू डिसाइड अ टारगेट एंड हाउ टू प्लान, हाउ टू स्ट्रेटेजीज, बहुत अच्छे से क्लियरली उसमें मैंने आपको बताई हुई है। तो आपको आपका टारगेट फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप किसी किसी कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर आप ओपन है, जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपका ये एग्जाम क्लियर हो गया, नॉलेज नहीं है, बच्चे नहीं आएंगे आपके पास पढ़ने के लिए, और बच्चे नहीं आएंगे तो इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी तो आपकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, और पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी तो सैलरी कहां से बढ़ाओगे, इंक्रीमेंट कहां से लाओगे, प्रमोशन कहां से करोगे। तो दिस इज ऑल द टारगेट। ओके, लाइक दैट मीन्स आपको आपका टारगेट फिक्स करना पड़ेगा कि किस किस टारगेट में मेरा जेआरएफ क्लियर होगा। जेआरएफ, नॉट नेट, जेआरएफ। क्योंकि वहां तक की थिंकिंग रखोगे, वहां तक की सोचोगे, तब जाके आपका नेट तो पक्का ही आराम से क्लियर हो जाएगा। और चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ओपन कैटेगरी, एनी कैटेगरी, जब आप पढ़ाते हो ना, तो वहां पे कोई आपसे कैटेगरी नहीं पूछता, वहां से आपकी नॉलेज पूछी जाती है। तो अगर आपका 45 में क्लियर हो रहा है, जस्ट इमेजिन, अगर आपका एक एग्जाम 45 में क्लियर हो रहा है, और एक स्टूडेंट का एग्जाम अगर 55 में क्लियर हो रहा है, अगर नॉलेज 45 के वालों को ज्यादा है, तो वो वाला ज्यादा बेटर है इन कंपेरिजन टू दैट 55%। ओके, बट अगर नॉलेज नहीं है तो ये भी बेकार और ये भी बेकार, सच में बेकार। क्योंकि 45 55 कितना भी ले आओ, चाहे आपको जेआरएफ भी क्लियर हो जाए, बट अगर आपको पढ़ाना नहीं आता तो फिर सब खत्म ही है। मतलब, तो एग्जाम क्लियर करने के लिए यू हैव टू चूज योर टारगेट एंड देन गो फॉर इट। ओके, चूज ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल, बुक्स, एंड मेक योर ओन नोट्स। ये तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक अच्छा स्टडी मटेरियल ले, और बुक्स जो है वो अच्छी करें, और अपने नोट्स बनाएं। अच्छा, नोट्स बनाना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने अपने नोट्स नहीं बनाते हैं।
अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो देखा होगा एफबी में, फेसबुक में कि इतने परसेंटेज, मतलब इतने पैसे दो और स्टडी मटेरियल लो। 500 रुपए में स्टडी मटेरियल, 500 रुपए। कैन यू दिस इमेजिन दिस? लाइक आई इवन कांट इमेजिन 500 रुपए में आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है फिजिकल एजुकेशन का। ये अपने आप में एक मतलब बहुत अजीब ही बात है, और लोग ले भी लेते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने देखा है क्या? मेरे को एक बार देख के मतलब कमेंट करके बताइए कि आप लोगों ने देखा है फेसबुक में 500 रुपए में स्टडी मटेरियल, 200 रुपए में स्टडी मटेरियल। ये क्या है मतलब? क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं है, और आप करते क्या है, ले लेते हैं और आपको लगता है कि वो ऑथेंटिक है। नो, आपको हर एक सब्जेक्ट की इंडिविजुअल बुक पढ़नी पड़ेगी। आर यू गेटिंग दिस? आपको हर एक सब्जेक्ट की, देर आर मेनी सब्जेक्ट, फिजियोलॉजी, मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, नेट सॉरी रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, टेस्ट एंड मेजरमेंट, कुल मिला के 10 सब्जेक्ट है, कुल मिला के 10 सब्जेक्ट्स को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। 10 के 10 सब्जेक्ट को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। 10 के 10 सब्जेक्ट का एक एक पॉइंट आपको डीप स्टडी करना है, और एक एक पॉइंट की आपको बुक रेफर करनी है, बुक प्रेफर करनी है। एक बहुत छोटी सी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। अगर आप किसी भी बुक में से कुछ उतार रहे हैं ना, तो उस टाइम पे उस बुक का टाइटल, उस बुक का पब्लिकेशन और ऑथर का नाम और पेज नंबर लिख लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर कभी भी आपको ग्रेस के लिए या फिर कभी स्टूडेंट को कुछ बताना पड़े तो आपके पास प्रूफ हो कि आपने कहाँ से पढ़ा था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। वो उतार तो लेते हैं, उतार लेते हैं, लिख लेते हैं, इधर से लिखा उधर से लिखा, बट उन्हें ये समझ नहीं आता इन फ्यूचर कल को कोई टीचर उनको कुछ पढ़ाता है तो वो ये बोलते हैं मैम मैंने तो ये पढ़ा था, बट कहाँ पढ़ा था? क्या कोई प्रूफ है आपके पास? कहाँ पढ़ा था, किसमें से पढ़ा था? नहीं है प्रूफ। तो वो प्रूफ के लिए और आपके पास एक बेस के लिए आपको लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए कि आपने वो चीज कहाँ से उतारी है, किस बुक में से उतारी है। नाउ नेक्स्ट इज पेपर 1 इज मोर 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 इंपॉर्टेंट, जो कि बच्चे छोड़ देते हैं। पेपर 2 की तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन उनका होता है और पेपर 1 को वो ज्यादा इग्नोर करते हैं। दैट इज वेरी बिग मिसकंसेप्शन, डोंट डू दैट। आपके लिए पेपर 1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है क्यों? क्योंकि पेपर 1 आपको कॉन्फिडेंस देता है। पेपर 2 कितना भी पढ़ लो, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें है ही इतना ज्यादा कि एक चीज कंप्लीट करोगे, एक चीज कंप्लीट करोगे, एक चीज कंप्लीट करोगे तो फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा। बट पेपर 1 एक ऐसा प्लस पॉइंट है आपको, जो कि प्लस पॉइंट मिलता है बट आपने उसको नेगेटिव बना रखा है। आपको लगता है कि यार छोड़ो, ये तो मैथ्स हमें आती ही नहीं तो छोड़ दो। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और कल को आपको ये चीजें लोगों को बतानी है, स्टूडेंट्स को पढ़ानी है, तो आपको अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। कॉग्निटिव एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटीज, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी, और काफी लीडरशिप एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब आपको अपने अपने बढ़ाना पड़ेगा। तो आपका दिस पेपर 1 आराम से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसकी तरफ तो आपके लोग समझ में आ गया कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छी बुक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें से जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो इंपॉर्टेंट है। उस अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ आपकी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा तो रीजन ढूंढो कि क्यों याद नहीं हो रहा। बस याद नहीं हो रहा, अरे क्यों नहीं हो रहा, रीजन तो ढूंढो। तो वो रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ट्राई टू कवर सिंगल टॉपिक फर्स्ट एंड देन मूव टू द होल। आपने एक प्रिंसिपल आपको पता होगा, और एज अ फिजिकल एजुकेशनिस्ट आपको सारे प्रिंसिपल्स मतलब पता ही होते हैं टीचिंग के, जिसमें से एक सिंपल सा प्रिंसिपल है, गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये हम हर जगह यूज होता है हमारा, चाहे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो, चाहे लाइक कोई भी ऐसी बात हो, वहां पे हम लोग यही बोलते हैं कि गो फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इजी होता है तो सबसे पहले सिंगल टॉपिक कवर करिए, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपको पता है कि बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, आप लोगों ने वो एक मूवी तो देखी होगी, मांझी, मांझी द माउंटेन मैन, मूवी तो देखी थी आपने? यस, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मूवी है। पहाड़ तोड़ना, कोई सोच सकता है? पहाड़ तोड़ दिया पूरी जिंदगी, मतलब उसने कम से कम 21-22 साल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि काफी वक्त हो गया, 21-22 साल उसने लगा दिए अपनी लाइफ में, लेकिन उसने पहाड़ तोड़ दिया। हम सोच भी नहीं सकते। आपने वो मूवी देखी है क्या? आप लोगों ने भी वो वाली मूवी देखी होगी जिसने पहाड़ तोड़ दिया, मतलब अपनी जिंदगी, इतना ज्यादा उसकी लगन, उसका डेडिकेशन। वो रियल मूवी है, रियल रियल बेस्ड मूवी है। ओके, यस।
लेकिन किया क्या था उसने, शुरुआत कहां से करी थी, एक पत्थर से शुरुआत करी थी, एक पत्थर से शुरुआत करी थी। रोज कुछ वक्त के लिए वो पत्थर तोड़ता था, पूरा पूरा वक्त उसको देता था, तब जाके उसने पहाड़ तोड़ दिया। ये नेट एग्जाम उतना डिफिकल्ट है क्या? नहीं, डिफिकल्ट नहीं है। हमें प्रॉपर चीजें नहीं पता है कि किस तरीके से हमें ये चीजें करनी है, तो गो फॉर फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि देखकर ही घबरा जाते कि मतलब इतना पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अरे वो तो करना ही पड़ेगा, करना तो है ही, बट स्टार्ट कहां से करना है? सिंपल से स्टार्ट करो। अगर आपको रिसर्च पसंद नहीं है तो डोंट स्टार्ट फ्रॉम द रिसर्च, वहां से स्टार्ट करो जो सच में आपको इंटरेस्टिंग लगती है और सच में आपको इजी लगती है, वहां से स्टार्ट करो। ओके, कवर ईच सब्जेक्ट, एवरी टॉपिक, कुछ मत छोड़ो। जैसे मैंने को कहा कि अगर आपने सपोज करिए आपको मैनेजमेंट पसंद नहीं है, काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट पसंद नहीं होती, फिलोसफी पसंद नहीं होती, हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन पसंद नहीं होती, अभी तो पसंद नहीं है, कल को आपको पढ़ानी पड़ेगी, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? बायोमैकेनिक्स आती है लेकिन किन्सियो में इंटरेस्ट नहीं है, फिजियो आती है, फिजियोलॉजी आती है लेकिन स्पोर्ट्स मेडिसिन में इंटरेस्ट नहीं है, आइडिया नहीं है। अरे आइडिया नहीं है तो अभी तो नहीं है, बट अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो करोगे क्या इन फ्यूचर? पढ़ानी तो पड़ेगी ना, तो क्यों ना अभी ही उस चीज को, टॉपिक को क्लियर कर लिया जाए। तो कवर ईच सब्जेक्ट, एवरी टॉपिक, study subjective first, then go for objective question, and that's very 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 important. अक्सर स्टूडेंट्स का दिक्कत क्या होती है कि वो ऑब्जेक्टिव से शुरुआत उनकी होती है, वो ऑब्जेक्टिव से शुरुआत कर देते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव 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 करके आप कर क्या रहे हो? आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट, बहुत ज्यादा आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप ऑब्जेक्टिव की तरफ जाइए। ओके, तो सब्जेक्टिव फर्स्ट एंड देन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। ओके, एक चीज हो सकती है, मैं आपको आगे बताती हूँ, क्या पता आगे दियो। यस यस यस, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर फुली। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सारे सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एंजाइटी डिफर फ्रॉम अराउजल। आपके लिए बहुत अच्छा एक मैंने एग्जांपल लेकर आई हूँ कि ये आपके साथ, सपोज करिए आपके नेट एग्जाम में आया हुआ है, वैसे तो मैंने यहाँ पे दे दिया है कि एंजाइटी डिफर फ्रॉम अराउजल। आपसे पूछ रहा है कि एंजाइटी और अराउजल में डिफरेंस क्या है। आधे स्टूडेंट्स तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि एक्चुअली मैं पूछ क्या रहा है। एंजाइटी डिफर फ्रॉम अराउजल, क्योंकि कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, आगे कुछ लिखा नहीं है, तो पूछ क्या रहा है? वो सिंपल से ये पूछ रहा है कि एंजाइटी में और अराउजल में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब आपको एक चीज तो पता है कि इसमें से एक आंसर सही है, बाकी सारे आंसर्स गलत हैं। आप पुराने पेपर्स को पढ़ोगे कैसे? अगर सपोज करिए आपने इसका आंसर दे दिया और आपका आंसर आ गया गलत, आपको ये तो पता है कि इसमें से एक आंसर सही है, लेकिन बाकी तीन तीन आंसर्स का क्या? बाकी जो जो तीन जो आंसर्स हैं ये भी किसी न किसी के किसी न किसी क्वेश्चंस के आंसर होंगे। तो आपको इसकी भी डीप स्टडी करनी है, आपको इसकी भी डीप स्टडी करनी है, आपको बी ऑप्शन की भी डीप स्टडी करनी है, और आपको डी की भी डीप स्टडी करनी है। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स एक एक क्वेश्चन से आपके चारों के चारों ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं। एक क्वेश्चन से चार ऑप्शंस क्लियर हो रहे हैं और चार ऑप्शंस के बेस क्लियर हो रहे हैं। इस तरीके से अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स क्लियर करते हैं धीरे धीरे करके, सारे के सारे अगर आप ये सॉल्व कर देते हैं, तो आप ये मानिए कि ऑब्जेक्टिव्स तो आपके पक्के वाले क्लियर हो जाएंगे। आपको ये आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में एग्जाम किस हिसाब से आता है। एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि अभी एनटीए के हिसाब से एग्जाम आता है, एनटीए के हिसाब से एग्जाम आता है, तो एनटीए वाले सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछते। यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है कि एंजाइटी क्या है? ये पूछ लियो कि एंजाइटी क्या है, बताओ ऑप्शंस में। नहीं पूछते। आपसे कोई ये पूछता है कि एंजाइटी का लाइक एंजाइटी, ये जो एंजाइटी हो रही है ये आपकी ट्रेट एंजाइटी है कि स्टेट एंजाइटी है, या फिर आपकी जो भी एंजाइटी के वो लेवल्स है उसमें पूछता नहीं पूछता, क्योंकि अब ये वाली चीजें इजी हो चुकी हैं। अब क्या बताते हैं, अभी रिलेशन वाली चीजें आ गई है, रिलेशन वाली, रिलेट करके बताना पड़ता है, उसको कुछ बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ आगे। तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि अगर आपके सामने ऑप्शंस आते हैं और आपको किस हिसाब से उसको प्रैक्टिस करना है,
सारे के सारे ऑप्शंस इंपॉर्टेंट है। एक आंसर तो आपका बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन है उनका क्या, उनको भी आपको प्रैक्टिस करना है, उनके बारे में भी डीप स्टडी करना है। नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड योर फुल प्रिपरेशन पीरियड लाइक अ पीरियडाइजेशन। सब लोगों ने पीरियडाइजेशन पढ़ी होगी, आप लोगों ने पढ़ी है? यस यस, आप लोगों ने पढ़ी है कि व्हाट इज पीरियडाइजेशन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में, सभी लोगों ने पढ़ी होगी। हम स्पोर्ट्स में यूज कर रहे हैं, सीखा तो है, अप्लाई क्यों नहीं किया? आप लोगों ने मूवी देखी है थ्री इडियट्स? वो एक ऐसी मूवी है थ्री इडियट्स, उसमें हजारों एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ। एक एग्जांपल ये भी है कि जो सीखा है वो यूज क्यों नहीं किया, जो सीखा था वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। पीरियडाइजेशन हमने सीखा है कि हाउ टू मेक अ पीरियडाइजेशन, हाउ टू डिवाइड आवर ट्रेनिंग पीरियड एंड हाउ टू यूटिलाइज इट। जब सीखा है तो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? अप्लाई करो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो। अगर आपने अपना पूरा का पूरा जो टाइम पीरियड है उसको आपने डिवाइड कर लिया, तो आप इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे और फ्री होकर, क्योंकि आपको पता होगा कि आज कितना मुझे पढ़ना है, इतना इतना कितना कितना हम लोगों को पढ़ना है, ये सब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पूरे के पूरे टाइम पीरियड को अच्छे से डिवाइड करें कि मुझे आज कितना पढ़ना है। 3 महीने हैं आपके पास, तीनों के तीनों महीनों को आप डिवाइड करो कि मुझे रिसर्च में कितना पढ़ना है, मुझे फिजियो में कितना पढ़ना है, इसमें कितना पढ़ना है। उसके बाद भी आज के दिन, एक दिन में मुझे कितना पढ़ना है, एक दिन में मुझे क्या क्या पढ़ना है, लाइक दिस। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हैं। इंप्रूव रिकॉग्निशन एबिलिटी, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ कि ये जो एग्जाम है ना, आपकी रिकॉग्निशन एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, वो सारे के सारे रिकॉग्निशन एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, बेस बना के चलते हैं। और जिसमें से योर नेट एग्जाम इज बेस्ड अपॉन रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन का क्या होता है? रिलेट करना। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ बस हो गया सतवीर, इट्स ऑलमोस्ट डन। ओके, एंजाइटी डिफर फ्रॉम अराउजल, मतलब ये सारी की सारी चीजें आपके ऑप्शन तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। बट आप मुझे ये चीज बताइए कि इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? रिलेट करना पड़ेगा। ये चीजें ऐसी हैं, वो चीजें ऐसी, दैट मीन्स यू हैव टू रिलेट इट, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट। ओके, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। वर्क ऑन योर एबिलिटीज, अपनी एबिलिटीज के ऊपर काम करिए और अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करिए। दीज ऑल आर द स्ट्रेटेजीज। अपने वीक वीक पॉइंट्स आपके हरी, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे जो कि हड़बड़ाहट में क्या कर देते हैं, चीजें गलत कर देते हैं, ऑप्शंस गलत कर देते हैं। ऐसा होता है आपके साथ? एंजाइटी, एग्जाम से पहले एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है कि क्या होगा क्या होगा, क्या मेरा नहीं हो पाया तो क्या होगा, अगर मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो क्या होगा। दिस ऑल सब कुछ दिमाग में चल रहा होता है। ऐसा होता है। ओवर थिंकिंग, बहुत सोच लेते हैं, अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे ये एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा, दोबारा से ट्राई करो, ये नहीं तो कुछ और सही, इट्स ओके। ओवर थिंकिंग, इट्स वेरी डेंजरस। स्लो स्पीड हो जाती है। ओके, लाइक स्पीड स्लो हो जाती है, मतलब उसको पढ़ने की, इसलिए हमारे एग्जाम में नंबर है ये क्लियर नहीं हो पाता, तो स्पीड स्लो को भी, आपको स्पीड को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, मैंने अभी आपको कहा कि आपको ये सारी की सारी स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए यू हैव टू इंक्रीज योर skills also, you have to increase your abilities also। और abilities कौन कौन सी? these all are the abilities जो कि आपके weak points हैं। डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन। ओके, ये सारी काफी सारी मिस्टेक्स हैं जो कि आप बार बार करते हो। अगर एक बार गलती हो गई, प्रैक्टिस करो। प्री एग्जाम्स, प्री मतलब जो भी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसके पहले आप अपनी अपनी प्री एग्जाम्स लो। ओके, प्री एग्जाम में जो भी आपकी बार बार मिस्टेक्स हो रही है, वही मिस्टेक्स आपकी बार बार नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क ऑन योर वीक पॉइंट्स। ओके ओके, सो फाइनली दिस वाज आवर वेबिनार एंड हमारा ये जो वेबिनार था, ये बताता है कि रियलिटी क्या है। लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं कोई कोई गलत एरिया में तो नहीं है, कहीं वो लोग भीड़ को देख के तो आगे नहीं बढ़ रहे। क्या सच में उनको ये एग्जाम उनके लिए है? क्या क्या रियल में उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? क्या
रियल में वो चीज इसको वो लोग दिल से अपना रहे हैं? क्या सच में वो एक टीचर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं? अगर वो लोग एक टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करे तो क्या वो एक टीचर बनने के लायक हैं या नहीं? एग्जाम क्लियर करना इज नॉट अ बिग डील। आप इसको बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारी चीजें और भी चाहिए होती हैं। यू हैव टू इम्प्रूव योर टीचिंग एबिलिटी, यू हैव टू इम्प्रूव योर वीक पॉइंट्स, यू हैव टू इम्प्रूव योर एबिलिटीज। इसी के लिए Scholars Mantra have started, as you know that this is a YouTube channel, official YouTube channel. Scholars Mantra have started first time in India फिजिकल एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। और ये फर्स्ट टाइम मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आपको ये चीजें मिलेंगी। जैसे कि एग्जाम्पल, क्लास की ड्यूरेशन रहेगी 3 मंथ्स, मतलब आपका 3 मंथ्स में आपका पूरा का पूरा कोर्स जरूर कंप्लीट हो जाएगा विद ऑब्जेक्टिव्स। एंड यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे और भी चीजें कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे क्लास के बाद। 24 आवर्स स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। नाउ दिस इज वेरी न्यू कॉन्सेप्ट कि आप हमारे साथ 24 आवर्स कनेक्टेड रहते हैं फॉर 3 मंथ्स। आपको कभी भी कुछ पूछना है, कभी भी कोई इंक्वायरी करनी, क्योंकि जब आप उस चीज को पढ़ते हैं तब आप क्या करते हैं, उस चीज को उसके क्वेरीज होती हैं आपके दिमाग में, तो उसके लिए हम हमेशा रेडी रहते हैं। 24/7 आपके लिए गाइडेंस है एंड क्वेरीज कंसल्टेंसी, ऑथेंटिक ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइडेड। जो अभी तक मटेरियल की प्रॉब्लम हो रही है वो हमारे यहाँ से आपको क्लियर हो जाती है कि हम आपको इतने अच्छे मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको मटेरियल की नीड है तो ईमेल आईडी आपको मिल चुकी है, कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। हम आपको ऑथेंटिक मटेरियल जो मेरे बोल सकते हैं कि मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस के बाद मैंने उसको बनाया है, और उसमें आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसी मटेरियल में आपकी पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। इस चीज की तो मैं गारंटी ले सकती हूँ इस चीज की। ओके, और न्यू बैच आज से शुरू हो रहा है। 1 अगस्त से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, अगर आपको आज का वेबिनार सच में पसंद आया और आप चाहते हैं कि हमारे थ्रू आपका पर्पस सच में क्लियर हो सकता है, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और 1 अगस्त आज से ही हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। स्कॉलर्स मंत्रा और भी काफी चीजें प्रोवाइड करता है, जिसमें से अगर आप एमफिल पीएचडी एस्पिरेंट हैं, अगर आप एमफिल में पीएचडी में रुक गए हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही कि सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, डिसर्टेशन कैसे बनानी है, तो किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, रिसर्च ऑफ नंबर, ईमेल आईडी आपको मिली चुकी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम जरूर उस चीज के लिए ट्राई करेंगे कि आप से कांटेक्ट हो सके। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपका आपने इतना इम्पोर्टेंट अपना वक्त मुझे दिया और मुझे यहाँ पे करेक्ट किया और मेरे साथ आज लाइव होने का मौका आज मुझे भी मिला, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिला। अगर आपको ये वेबिनार सच में अच्छा लगा या फिर आप इसमें से कुछ भी सीख के जा रहे हैं, तो मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इसको आगे पहुंचाएं। जो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताएं कि सच में सच्चाई क्या है और गलत डायरेक्शन में ना जाएं। This was all for today. So nice to see you all. Thank you so much for coming. Thank you so much. Thank you so much. Okay. चलिए वेबिनार खत्म करते हैं। और इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप बेझिझक उस नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल मिला सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।